हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल। और लास्ट 2 जो लेक्चर्स हैं हमने डिस्कस किया अबाउट जनरल एंट्रीज, इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। आज थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 यूनिट 1 जनरल एंट्रीज फॉर सी ए फाउंडेशन। चैप्टर 2 यूनिट 1 जनरल एंट्रीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 एंड 7, लास्ट 3 इलस्ट्रेशन ऑफ जनरल एंट्री चैप्टर। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहता है कि ऑलवेज असेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इसमें हमने अकाउंट्स देखे किस प्रकार के असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, जिसमें असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक बार बुक में फिर से हम देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। देखिए, असेट अकाउंट डेबिट होता है नॉर्मल बैलेंस, और इंक्रीज होती है तो उसे करेंगे डेबिट, डिक्रीज होता है तो असेट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटीज अकाउंट अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। मेनली असेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। देन आता है अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग था। असेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंस एटसेट्रा। देन हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जनरल एंट्रीज वाला, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट करना सीखते हैं, जनरल एंट्री करना सीखते हैं। जनरल एंट्री करना हमने लास्ट क्लास में सीखा भी है। उसके 3 गोल्डन रूल थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फॉर नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस, डेबिट द लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड क्रेडिट द गेन। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसको घर पे भी रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तभी अगर आप ये रूल्स अच्छे से याद रखेंगे तभी जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 विच इज इलस्ट्रेशन 6 which is related to comparison of equation, accounting equation approach and traditional approach. So let's start with illustration 6. Show the classification of following accounts under traditional and accounting equation approach. सबसे पहले बिल्डिंग हमारी asset है और all the asset are real accounts under traditional approach, and accounting equation approach में ये एक asset है। Purchase is our expense और also asset। अब एक्सपेंस कैसे और असेट कैसे? हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं वो हम स्टॉक में रखते हैं, वो हमारी करंट असेट है, लेकिन साथ ही साथ वो सेल करने के लिए किया हुआ एक्सपेंस है, इसलिए उसको एक्सपेंस भी, और उसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं और नॉमिनल भी। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि सेल और परचेज का बैलेंस P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए सेल और परचेज अकाउंट को हम मान के चलते हैं नॉमिनल अकाउंट, लेकिन वो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उन्हें रियल अकाउंट भी कहते हैं, और इनको नॉमिनल भी मानते हैं और रियल भी, दोनों ही मान्यता है अबाउट दिस अकाउंट्स। सेल अकाउंट में भी सेम रियल और नॉमिनल, लेकिन ये एक रेवेन्यू है, क्योंकि जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारी इनकम आती है, लेकिन साथ साथ गुड्स जा भी रहा है तो ये असेट भी हो जाता है उस तरीके से। रियल और नॉमिनल दोनों अकाउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है और वो हमारा पैसा वहां जमा है, इसलिए वो असेट के रूप में क्लासिफाई होता है। देन नेक्स्ट, रेंट। अगर पे कर रहे हैं रेंट तो हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस आर नॉमिनल अकाउंट।
रेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए रेंट तो एक्सपेंस है लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट. लेट मी एक्सप्लेन. सपोज आपका 1 ईयर का रेंट है 12,000 जिसमें से आपने पे कितना किया है 11,000 पेड एंड रिमेनिंग टू बी पेड 1,000. तो रेंट का एक्सपेंस कितना हो जाएगा 12,000 फॉर द ईयर, दैट इज एक्सपेंस गोज टू नॉमिनल अकाउंट. उसके साथ साथ 1,000 रुपए यू हैव टू पे नाउ, यू हैव नॉट येट पेड. तो वो बन गई आपकी लायबिलिटी. आपको इन फ्यूचर में आपको किसी को पे करना है, जो भी आपको फ्यूचर में किसी व्यक्ति को पे करना है दैट विल बी अ पर्सनल अकाउंट. तो एंटायर एक्सपेंस ऑफ रेंट विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. लेकिन उसके साथ जो रीपे करना है या जो एडवांस से पे कर दिया दैट विल बी आइदर लायबिलिटी और असेट एंड रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट कैश. कैश इज अवर असेट एंड सो रियल अकाउंट. एडजस्टेड परचेज. अब सवाल ये सबसे पहले तो एडजस्टेड परचेज होता क्या है. सपोज आपने इस ईयर परचेज किया गुड्स 1 लाख का, लेकिन पहले से ओपनिंग स्टॉक में था यानी लास्ट ईयर का बचा हुआ था 20,000 का. तो आपके पास टोटल कितना गुड्स हो गया 1,20,000 का. इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग, जो लास्ट में गुड्स बच गए 10,000. तो आपने कितनी कॉस्ट का गुड्स सेल कर दिया 1,10,000 यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये हो गया आपका एडजस्टेड परचेज. एडजस्टेड परचेज मीन्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, इसलिए ये एक्सपेंस हो गया और P&L अकाउंट में जाता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट. क्लोजिंग इन्वेंट्री. लास्ट में जो गुड्स सेल करने बच गए दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक असेट है और इसलिए रियल अकाउंट. इन्वेस्टमेंट. जब कहीं और पैसा इन्वेस्ट करें दैट इज ऑल्सो अवर असेट एज वी नो एंड सो रियल अकाउंट. ऑल द एसेट एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल आर रियल अकाउंट. फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, करें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सभी हमारा असेट है और रियल अकाउंट है. लेकिन डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि उनसे पैसा रिसीव होने वाला है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, तो बिकॉज इन फ्यूचर वी हैव टू रिसीव मनी, दिस आर असेट, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है इसलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है ना कि रियल अकाउंट. ऑल्दो असेट बट पर्सनल अकाउंट. ट्रेड रिसीवेबल असेट बट पर्सनल अकाउंट. सेल टैक्स पेएबल. यू हैव टू पे सेल टैक्स टू द गवर्नमेंट. It represent your liability and you have to pay to the government. So personal account. Discount allowed. You have sold goods to the credit to someone. Trade receivable. जब आप वो पैसा रीपे कर रहे तो 150 काट के पे कर रहे, दैट इज डिस्काउंट अलाउड. आपका लॉस है, आपका एक्सपेंस है, सो नॉमिनल अकाउंट. टेम्पररी कैपिटल अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. क्यों टेम्पररी कैपिटल? हमने सीखा कोई भी प्रॉफिट या गेन, इनकम या एक्सपेंस कहाँ एडजस्ट होता है कैपिटल अकाउंट में, यानी वो कैपिटल के बैलेंस को चेंज करता है बिकॉज इट चेंजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल. इन्हें टेम्पररी कैपिटल भी कहते हैं और एक्सपेंस या इनकम भी कहते हैं. ऑल द इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस विल बी टेम्पररी कैपिटल बिकॉज इट इम्पैक्ट द बैलेंस ऑफ कैपिटल. बैड डेप्ट. बैड डेप्ट भी एक्सपेंस है. बैड डेप्ट क्या होता है? आपको किसी से रिसीव करना है पैसा ट्रेड रिसीवेबल से, लेकिन ही इज इनकैपेबल ऑफ पेइंग. उससे पता है पैसा नहीं मिलने वाले, वो पैसा डूब गया, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज बैड डेप्ट and it is also expense, so temporary capital. Capital, personal account as we know, and in accounting equation approach it is always called capital. ड्राइंग इज ऑल्सो टेम्पररी कैपिटल क्योंकि ये भी इम्पैक्ट करता है कैपिटल का बैलेंस एंड ये ओनर का अकाउंट रिप्रेजेंट करता है इसलिए इट इज पर्सनल अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीवेबल. कोई भी अमाउंट जो रिसीवेबल या पेएबल है तो वो अब ऑब्वियसली किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव या पे करेंगे, सो इट इज ऑलवेज पर्सनल और रिसीवेबल है इसलिए असेट. नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. अब एडवांस में भी कुछ मिल गया है, वो भी किसी इंडिविजुअल को हम ओ कर रहे हैं, किसी से एडवांस में पैसे ले रखे हैं या कोई सर्विस लिए, तो वो हो गई हमारी लायबिलिटी एंड दैट इज पर्सनल. प्रीपेड सैलरी. सैलरी किसी को एडवांस में दे दी, अब हमें बाद में नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि पहले से दे दिए, तो दैट इज ऑल्सो असेट और वो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है इसलिए किसी इंडिविजुअल का अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए पर्सनल अकाउंट.
बैड डेब्ट रिकवर हो गए, जो पहले पैसा डूबा था अब उसने आके उसकी इनकम हो गई तो दे दिया, तो दिस इज गेन। सो नॉमिनल अकाउंट एंड कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए टेम्पररी कैपिटल। डेप्रिसिएशन, असेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जानिए असेट की वैल्यू में जो भी रिडक्शन हो रहा है दैट इज डेप्रिसिएशन। इट इज नॉमिनल एक्सपेंस एंड टेम्पररी कैपिटल। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल नहीं भी लिखा होता तो भी इनकम टैक्स इज ऑलवेज पर्सनल, क्योंकि बिजनेस को इनकम टैक्स नहीं पे करना होता, इंडिविजुअल ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको पे करना पड़ता है। तो अगर उसने बिजनेस के पैसे से पे किया है लेकिन वो उसका पर्सनल खर्च है, इसलिए वो हमेशा ड्रॉइंग माना जाता है। इनकम टैक्स इज ऑलवेज ड्रॉइंग, ये बात आप याद कर लीजिए। अगर बिजनेस में इनकम टैक्स का खर्च है तो वो बिजनेस का खर्च नहीं है, ओनर का खर्च है, और ओनर ने बिजनेस से जो भी पैसे लिए हैं दैट इज ड्रॉइंग, और बिजनेस में जो भी पैसा दिया है दैट इज कैपिटल। और ड्रॉइंग भी क्योंकि कैपिटल का बैलेंस चेंज करते हैं इसलिए ये हो गया टेम्पररी कैपिटल। आई होप आप क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर योर डाउट फॉर श्योर एज सुन एज पॉसिबल। After discussing question 6, now we will solve question number 5. We have to do general entry. इसमें हम जनरल का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे और उसके अलावा जनरल एंट्री कैसे की जाती है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले उसके लिए आप अपनी नोटबुक उठाइए और नोटबुक में स्केलिंग से अपना काम शुरू करते हैं। पहला कॉलम बनेगा अबाउट डेट, नेक्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, next for ledger folio, next for debit amount, and then last will be for credit amount. Date, particulars, ledger folio, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऊपर में लिखा होता है सबसे ऊपर में जर्नल, ये देखिए इस तरीके से जर्नल लिखा रहेगा और उसके बाद नीचे से डेट वाइज एंट्री डालना हम शुरू करेंगे। ये 2016 के लिए सबसे पहले लिख लीजिए 2016। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन December 1 इन द बुक्स ऑफ अरजीत। सबसे पहली एंट्री लिखी है अरजीत स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे हमको लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द जनरल एंट्री। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं इस तरीके से बताऊंगी। पी का मतलब पर्सनल अकाउंट, आर का मतलब रियल अकाउंट एंड एन का मतलब नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगी, आप जब सॉल्व करेंगे तो फुल में लिखेंगे। और एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अगर आप ये क्लास सुन रहे हैं तो सामने में आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कितने भी अच्छे से जानते हो, अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की है तो बिलीव मी कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज लिखना है। अगर रुपीज इन 1000 कर रहे हैं, रुपीज इन हंड्रेड्स कर रहे हैं तो उसको भी मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बुक में मेंशन किया हुआ है। नीचे सॉल्यूशन में देखिए अमाउंट इन 100 है तो रुपीज इन 100 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। और डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर्स ये नहीं होता जनरल के फॉर्मेट में, ये क्योंकि नेचर ऑफ द अकाउंट पूछा है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है, वरना ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जनरल का फॉर्मेट। देन पर्टिकुलर्स, डेट, सीरियल नंबर भी जरूरी नहीं है कि आप डालें।
ठीक है, तो अब फर्स्ट एंट्री शुरुआत करते हैं और आई होप कि आप नोट्स लेकर के बैठे हैं, खुद सॉल्व करेंगे तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, कितनी भी अच्छे से बन रहा हो, नॉट पॉसिबल कि एग्जाम में आपके हाथ चलेंगे। जितनी अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सबसे पहले दिसंबर 1 में अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो कैपिटल में बिजनेस में कैश आ रही है, बैंक आ रही है, बैंक में पैसा जमा किया उसने कैपिटल का, और कैपिटल भी इंक्रीज हुई। तो बैंक है हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट करेंगे, बैंक रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब बढ़ता है तो वो होता है क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, ओनर गिवर है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नरेशन यहाँ पे लिखते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अमाउंट लिखेंगे सामने में 4 लाख डेबिट में, और 4 लाख कैपिटल अकाउंट में हो जा रहा है क्रेडिट। एंट्री नंबर 2 यहाँ पे लाइन खींचेंगे सो दैट योर एंट्री कैन बी सेग्रीगेटेड। विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम बैंक। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। कैश आ रही है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर दैट इज बैंक। पर्सनल अकाउंट बीइंग कैश withdrew from bank, amount 2000. December 5 next entry, purchased goods making payment through bank 15,000, यानी बैंक में पेमेंट किया। परचेज रियल भी होता है, नॉमिनल भी होता है। गुड्स कम इन तो डेबिट, और परचेज इज एन एक्सपेंस, इसलिए नॉमिनल अकाउंट भी एक्सपेंस भी डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश में या बैंक में परचेज किया। बीइंग गुड्स परचेज्ड 15,000। अब आप पूछेंगे मैम क्या ये फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है? जी हाँ, आप एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो ऐसे लाइंस वगैरह बना के ही कोशिश करेंगे लिखें। बहुत जल्दी में भी हैं तो भी आप स्केल का यूज़ ना करके थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस कर सकते हैं, लेकिन आप फाउंडेशन स्टेज पे आगे आईपीसीसी दिसंबर और फाइनल में तो नहीं, लेकिन आप फाउंडेशन स्टेज में बैटर की लाइन वगैरह खींच करके ऐसे पूरा फॉर्मेट बनाकर ही जनरल एंट्री पास करें। नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी में है, तो फिर भी लाइन खींचने में टाइम वेस्ट तब नहीं करेंगे। इन जनरल सब नॉर्मल है तो आप लाइन खींचेंगे, भले स्केल का यूज करें नहीं करें वो आपकी मर्जी है। एटलीस्ट पर्टिकुलर्स और डेबिट क्रेडिट अमाउंट और डेट का कॉलम तो आपको खींचना ही। लेजर फोलियो ना भी करें तो भी चल जाएगा, बट लेजर फोलियो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मेट। यहाँ पे हम नहीं करते क्योंकि हमको पता नहीं होता आगे लेजर कौन सी बुक में है क्या है। नेक्स्ट है दिसंबर 8 की एंट्री, ही सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हम जानते हैं। देन अब रिसीव किया है बैंक ने तो बैंक को करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल इज अवर इनकम, इसलिए क्रेडिट द इनकम रियल नॉमिनल। अमाउंट कितने का है सेल का? 16,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है December 10। ही परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड चेक। तो क्रेडिट करेंगे बैंक को पर्सनल अकाउंट टू बैंक, क्रेडिट द गिवर, एंड फर्नीचर कम्स इन रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट द असेट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बीइंग furniture purchased, amount is 2,500। नेक्स्ट एंट्री December 12, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। ये देखिए क्रेडिट में सेल है तो अरविंद अब हमारा क्या बन गया? डेटर। क्यों? क्योंकि इसको गुड्स सेल किया है, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, कल के दिन पैसे देंगे क्योंकि आज नहीं दिए, हमारी असेट हो गई।
लेकिन असेट जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो डेबिट द रिसीवर, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट द इनकम बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंट 2400। नेक्स्ट है December 14, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। देखिए क्रेडिट में परचेज किया, अब अमृत हमारा क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल हो गया, क्रेडिटर लैबिलिटी, तो लैबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और परचेज इज एन एक्सपेंस, इसलिए रियल ऑब्लिक नॉमिनल, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है इसलिए उसको करेंगे डेबिट। अमृत का अकाउंट, अमृत हमारा क्रेडिटर है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, देखिए यहाँ सेल और परचेज गुड्स का हो रहा है लेकिन गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। किसको डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं? परचेज अकाउंट को या सेल अकाउंट को। गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परचेज का अमाउंट कितना है? 10,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज December 15, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। तो देखिए अमृत को जब हमने अमृत से जब परचेज किया था तो अमृत को क्या था? क्रेडिट। अब इसका रिवर्स हो रहा है, उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसको करेंगे पर्सनल अकाउंट, अमृत अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, अब वो गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि अब परचेज हो रही है रिटर्न 500। अब देखिए अमृत से कितने का गुड्स बचा? 9500 का। कैसे 9500 का? 10,000 का लिए थे और 500 का वापस कर दिए, तो कितने का गुड्स उससे बचा? 9500 का रीपे करने हैं उसको। बीइंग परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है December 16, ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे कंपोजिट एंट्री। अरविंद से December 12 को हमने कितने का गुड्स सेल किया? 2400 का, तो उससे कितने पैसे लेने थे? 2400। मिले कितने? 2300। 100 कहाँ गए? डिस्काउंट दे दिया। हो भी सकता था बैड डेप्ट हो, लेकिन बैड डेप्ट हम कब मानते? जब लिखता बिकम इंसॉल्वेंट कुड नॉट पे, लिखा फुल सेटलमेंट में मिल गया नहीं, हम हैप्पीली उसको डिस्काउंट दे दिए 100 रुपीज का। अब हम डिस्काउंट दिए, हमको 100 रुपए कम मिले, यानी ये हमारा लॉस या एक्सपेंस है, और हम लॉस या एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो हमको जब कैश रिसीव हुई है, रियल अकाउंट कैश रिसीव हुई है, या सॉरी कैश नहीं मानते, बैंक मानते, क्योंकि सभी हम बैंक को ही ले रहे हैं, तो बैंक मानेंगे पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमने खर्च किया 100 रुपए। बैंक कितनी मिली? 2300। डिस्काउंट कितने का दिया? 100 का। टू अमृत अकाउंट, अरविंद, सॉरी अरविंद से मिला है, इट्स नॉट अमृत, इट्स अरविंद अकाउंट डेबिट क्रेडिट 2400 being repaid by Arvind and discount allowed 100। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट एंट्री में क्या सीखा? अरविंद से कितने लेने थे? टोटल 2400, वो पूरा फुल सेटलमेंट हो गया इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। पहले डेबिट किया था 2400 से, अब फुल सेटलमेंट हो गया, उससे कोई बैलेंस नहीं बचे, इसलिए क्रेडिट भी करेंगे 2400 से ताकि अमाउंट आ जाए 0। लेकिन उससे कैश कितना मिला? केवल 2300। तो अब क्रेडिट में हो रहा था 2400, डेबिट में 23, तो बैलेंस करना है 100 रुपए, तो 100 रुपए और डेबिट में तो आएगा किस नाम से? क्योंकि फुल सेटलमेंट किया और वो बैड डेप्ट नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है, जबरदस्ती उसने रीपे नहीं किया, हमने खुद की मर्जी से किया, इसलिए उसको डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों? क्योंकि हमारा खर्च है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसको करेंगे डेबिट। नेक्स्ट एंट्री किस चीज के लिए करनी है हमें? December 18, विड्रू द गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है यानी ड्रॉइंग अकाउंट है, और ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट ड्यू टू
ओनर, और क्रेडिट किसे करेंगे, टू परचेज अकाउंट। क्या अमाउंट है, 1000। अब सवाल ये है कि क्रेडिट क्यों किया हमने परचेज अकाउंट को, क्योंकि सेल तो है नहीं लेकिन हमारा गुड्स जा रहा है। तो अब गुड्स जा रहा है बट विदाउट सेल, तो गुड्स आ रहा था तो हमने डेबिट क्या किया था, परचेज। तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, परचेज को ही, क्योंकि इट्स नॉट अवर सेल। परचेज ही हमारी कम हो गई एक तरीके से, इसलिए बीइंग गुड्स विथड्रॉन। नेक्स्ट है December 20, विड्रॉ फ्रॉम कैश फॉर पर्सनल यूज। तो फिर से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब इस बार गुड्स नहीं जा रहे, कैश जा रहे। गुड्स जाते तो क्रेडिट किए परचेज अकाउंट को, कैश जा रही रियल अकाउंट, तो क्रेडिट करेंगे कैश को, बीइंग अमाउंट विड्रॉन। कितना अमाउंट निकाल लिया उसने, 2000। डेबिट साइड में भी 2000 और क्रेडिट साइड में भी 2000 लिखेंगे। नेक्स्ट December 24, पे टेलीफोन चार्जेस 110। टेलीफोन चार्जेस इज अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1110 डेबिट में, 110 क्रेडिट में, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट एंट्री है December 26, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9450। अब देखिए अमृत से हमने बैलेंस देखा था 95,000 का, 9500 का बचा था, लेकिन रीपे कितना कर रहे हैं, 9450, यानी हमको 50 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमको 50 रुपए कम देना पड़े, यानी हमको वो मिल गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट रिसीव हुआ, इट इज गेन, तो इसको करेंगे क्रेडिट। सबसे पहले तो देखिए अमाउंट पे कर रहे हैं अमृत को, हु इज द रिसीवर, अमृत। तो अमृत का पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, अमृत अकाउंट डेबिट। अब देखिए रिसीव तो ये 9450 किया है, तो इसको कितने से डेबिट करना पड़ेगा, पूरा 9500 से। क्यों, क्योंकि बोल रहे फुल सेटलमेंट में हमने 9450 दिया है, यानी कि इससे अब कोई भी बैलेंस नहीं बचना है। बैलेंस था 9500 का, तो पूरा ही क्रेडिट था पहले। ऊपर में देखिए जब इससे खरीदे थे तो हमने इसको क्रेडिट किया था 10,000 से, ऑलरेडी डेबिट कर दिया 500 से, इसका बैलेंस कितना बचा, 9500। अब फुल सेटलमेंट हो गया, इसका कोई बैलेंस नहीं बचा, तो इसको पूरा का पूरा डेबिट करना पड़ेगा 9500 से। तो लेकिन पेमेंट तो किया है टू कैश, टू बैंक अकाउंट ओनली 9450। अब क्रेडिट और डेबिट सेम होना चाहिए अमाउंट, यहाँ पे 95 है तो यहाँ भी 95 आना चाहिए। अब क्या करें, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमने रिसीव किया हमारा गेन है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे 50 रुपीज से। अब देखिए यहाँ भी टोटल आ गया 9500 और यहाँ भी टोटल है 9500, सो सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट भी सेटल हो गया, हमने कंपोजिट एंट्री भी सीखी, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या ट्रीटमेंट करना है ये भी सीखा, और फुल सेटलमेंट बोल दिया। तो जितने से डेबिट या क्रेडिट है उसका अपोजिट करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एंट्रीज कैसे पास करनी है, बिल्कुल लाइटली ना लें, लिख के ही प्रैक्टिस करें, दैट विल मेक यू परफेक्ट। नेक्स्ट December 31, पेड फॉर स्टेशनरी, रेंट एंड सैलरी। हम अगेन एक कंपोजिट एंट्री सीखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नॉमिनल अकाउंट है, स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200 से, रेंट अकाउंट डेबिट 5000 से, और सैलरी अकाउंट डेबिट होगा 2000 से। अब किस में पे किया, बैंक में, टू बैंक। अब बैंक में कितना क्रेडिट करें, 200, 5000 या 2000, टोटल 7500, तब तो दोनों अमाउंट सेम आएंगे टोटल,
और लास्ट में जो मेन टोटल है वो भी सेम आएगा। 9 दिसंबर 31 को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ सैंपल। अगर हम किसी को सैंपल में दे रहे हैं कोई चीज तो वो हमारा हो जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है और ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कितने से डेबिट हो रहे हैं 2000। तो अब क्रेडिट किसको करें, गुड्स जा रहा है, ये सेल नहीं है लेकिन गुड्स जा रहा है, तो ड्राइंग की तरह किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000 से। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सैंपल, यहां पे भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड। इस तरीके से ये हो गई आपकी टोटल जर्नल एंट्री। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे टोटल, डेबिट साइड का जितना टोटल आ रहा है वो इस साइड और क्रेडिट साइड का पूरा टोटल इस साइड, और ये सेम है मतलब आपने सही पास किया, कोई अमाउंट इधर उधर नहीं है। लेकिन अगर सेम नहीं है मतलब आपने जर्नल एंट्रीज में कुछ तो गड़बड़ की है, कोई तो अमाउंट गड़बड़ किया या टोटलिंग में मिस्टेक की है। और मैं बार बार कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ कि आपको टोटल क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख के प्रैक्टिस करने हैं, दैट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत मुश्किल है अच्छा परफॉर्मेंस दे पाना। हियर इज सॉल्व योर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये मैं नोटबुक में सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब इसकी अभी केवल समझा रही हूँ, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो नोटबुक में सॉल्व करके अपनी नोट्स बनाएंगे। ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर द अप्रैल आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम। रमेश स्टार्टेड विद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। गुड्स बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोल्ड गुड्स थर्ड अप्रैल 5 की एंट्री, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश आ रही है, बैंक इज द गिवर इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, कृष्णा इज द रिसीवर, सो कृष्णा को डेबिट करेंगे। टू सेल, सेल इज अवर गेन अवर इनकम, सो सेल को क्रेडिट करेंगे। कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए कृष्णा हमारा बन गया डेटर या ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल या डेटर क्या होता है, जब हम किसी को बिजनेस में गुड्स से सेल करते हैं और वो अभी पैसा नहीं दे रहा है, बाद में पैसा देगा, तो वो हो जाता है ट्रेड से मिलने वाला पैसा मिलने वाला, इसलिए उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल या डेटर कहते हैं। उससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो हमारी असेट है लेकिन पर्सनल अकाउंट है, इससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। जिसको क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हो जिससे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल या डेटर। नेक्स्ट, बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट। उसी तरीके से जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट में तो वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर या ट्रेड पेबल। ये जो ट्रेड रिसीवेबल होती है वो हमारी होती है करंट असेट और ट्रेड पेबल हो जाती है हमारी करंट लायबिलिटी। इसको अपन नोट्स में आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट्स टू द, जो नीचे नोट्स बनाते हैं नोटबुक में उसमें एंटर कर लीजिए कि ट्रेड रिसीवेबल आर करंट असेट्स एंड ट्रेड पेबल आर करंट लायबिलिटीज। जब गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो डेटर या ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट होते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में पैसा देंगे, हमारी असेट हैं। उसी तरीके से परचेज में हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में गुड्स, तो हमारे क्रेडिटर या ट्रेड पेबल बनते हैं जिनको हमको, जो हमारी लायबिलिटी जिनको हमको फ्यूचर में रीपे करना है। तो ये एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट एज एक्सपेंस डेबिट टू श्याम, क्योंकि वो क्रेडिटर है। अब कृष्णा से पैसे रिसीव हो गए लेकिन कुछ कम रिसीव हुए, तो कृष्णा लेकिन फुल सेटलमेंट कर दिया, तो कृष्णा को क्रेडिट फुल अमाउंट से करेंगे 1,50,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट एक्सपेंस है, हमने दिया डिस्काउंट तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। जनरल एंट्री देखिए, डिस्काउंट एज ए एक्सपेंस इसलिए डेबिट, बैंक रिसीव हुआ है असेट इसलिए डेबिट, कृष्णा से रिसीव हुआ है इसलिए कृष्णा क्रेडिट। इससे मिले 1,45,000 है लेकिन क्रेडिट पूरे 1,50,000 से किए। क्यों? क्योंकि इसको सेल किया था हमने 1,50,000 और उसका फुल सेटलमेंट में हमको 150 मिला है। इसका कोई बैलेंस नहीं रखना है बुक में, इसलिए पूरे अमाउंट से जितने से डेबिट किए थे 1,50,000 से उतने से ही क्रेडिट कर रहे हैं। ड्यू टू कैश 1,45,000, ड्यू टू डिस्काउंट 5,000। सेम देखिए
श्याम से अप्रैल 28 का एंट्री देखिए, श्याम से श्याम को हमने रीपे किया है 2,15,000 रुपए। उससे गुड्स का कितना लिए थे? 2,25,000 रुपीज। श्याम से हमने 2,25,000 का गुड्स परचेज किया था, इसलिए श्याम एज अ लायबिलिटी शो हो रहा था 2,25,000। अब श्याम क्रेडिट हुआ था जब उससे गुड्स परचेज किए थे, अब उसको रीपे कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे फुल अमाउंट से। लेकिन कैश कितने से क्रेडिट हुआ हमारा? बैंक कितने का रीपे हुआ? 2,15,000 का, और डिस्काउंट रिसीव हुआ 10,000 का। बिकॉज डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हमारा गेन है, इसलिए उसको भी करेंगे क्रेडिट। आई होप आपको डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री, रीजन और क्रेडिट में सेल और परचेज और बाद में उसके रीपेमेंट की एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कुछ भी नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कैश सेल फॉर द मंथ। कैश सेल में कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, सेल गेन हो रहा है तो क्रेडिट करें टू सेल अकाउंट। अब रेंट पे किया है तो रेंट पे करने की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट एज ए एक्सपेंस, डेबिट द रेंट अकाउंट एंड टू कैश, क्योंकि कैश या बैंक गोज आउट। देन सेम सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक दे रहा है वो सैलरी, तो डेबिट द गिवर। ये कंपोजिट एंट्री भी ऐसे पास कर सकते हैं। और लास्ट में टोटल, लेजर फोलियो, इमेजिनरी। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। मैंने समझा दिया, एक लिख करके पूरा सॉल्व करके बताया। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में प्रैक्टिस करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए, ये जो अंडरलाइन है, ये अमाउंट वाले सेक्शन में आपको अंडरलाइन नहीं करना है, केवल एंट्रीज को सेग्रीगेट करने के लिए पर्टिकुलर्स वाले सेक्शन में ही अंडरलाइन करना है। यहाँ पे आपको ऐसे सेग्रीगेट नहीं करना है क्योंकि लास्ट में आपको इसका टोटल करना होता है, इसलिए पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में केवल लाइन खींचेंगे, यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लाइन नहीं खींचेंगे, ये गलत हो जाएगा। मैंने नोट्स जो बनाए उसमें केवल आपको समझाने के लिए बनाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज ये वाली लाइनिंग जो है वो आपको नहीं खींचनी है, केवल नरेशन के बाद एक लाइन खींचनी ताकि एंट्री सेग्रीगेट हो सके, क्योंकि अमाउंट को आपको हमेशा टोटल करना है, इसलिए अमाउंट वाले कॉलम में कभी भी आप सेग्रीगेट ऐसे नहीं करेंगे। ये हो गए जनरल एंट्रीज कैसे पास होते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे होते हैं। डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग याद रखना है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग याद रखना है। पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एडवांटेज ऑफ जनरल एंट्री नेक्स्ट हम देखते हैं। ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक एक डेट वाइज, एक के बाद एक डेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके कारण कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ है टाइम बेसिस पे हमको पता चलते रहता है। नेक्स्ट एडवांटेज है नरेशन जो लिखते हैं उससे ब्रीफ नोट बन जाते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन की क्या समरी है। इन फ्यूचर कभी भी उस नरेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट, इससे हेल्प मिलती है लेजर में पोस्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो अकाउंट बनाते हैं उसमें लेजर की मदद से पोस्टिंग करते बहुत आसान हो जाता है, गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन हम अभी भी लेजर बनाएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में, पहले उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद उससे लेजर बनाना सीखेंगे और डायरेक्टली बनाना सीखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, टेस्ट योर नॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, थ्योरेटिकल भी एंड प्रैक्टिकल भी, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्टिव है और आपको लिखना है तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछेंगे, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे खुद से, बिल्कुल भी उसमें आलस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, दैट विल मेक यू परफेक्ट। थैंक यू। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेजर, यूनिट 2 लेजर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।